नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश आपके साथ अनअकैडमी पर। मैं जनरल स्टडी को पेपर को लेकर अनअकैडमी के बीपीएससी विंग में आपके साथ रहूँगा और जनरल स्टडी के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी कुछ सेक्शन के ऊपर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपसे क्लास के रूप में हम आपसे बात करेंगे और उस सब्जेक्ट को मैं इस पर पढ़ाऊँगा। इसके पहले कि मैं अपने टॉपिक को कुछ शुरू करूं, मैं अपने बारे में एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं कि मैं 2005 से लेकर 2010 तक मुखर्जी नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट था। मैंने आईएएस की तैयारी की। उसके बाद 2010 से ही मैं मुखर्जी नगर के डिफरेंस इंस्टीट्यूशन में मैंने जनरल स्टडी पढ़ाना चालू किया और एट प्रेजेंट मैं खुद का इंस्टीट्यूशन डालकर ज्ञान जीएस और ज्ञान आईएएस डालकर मैं बीपीएससी और यूपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहा हूं और जनरल स्टडी के अधिकांश विषय में पढ़ाता हूं और आपके साथ भी इस विंग में मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी कुछ सेक्शन को लेकर, क्वेश्चन बैंक को लेकर आपके साथ अनअकैडमी के बीपीएससी विंग में रहूंगा। तो इसी के साथ हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं। मेरा क्लास आपको शाम को 4 PM में 4 बजे, इवनिंग में 4 बजे मेरा क्लास आपको अनअकैडमी के बीपीएससी विंग पर आप देख सकते हैं। तो इस रूप में हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले बता दूं कि एक तरह से 10 साल से ज़्यादा भी टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है, उसका आप लाभ मेरे क्लास में आप ले सकते हैं और आप मेरे क्लास को लगातार देखिए किस प्रकार से एक सीक्वेंस के साथ मैं जनरल स्टडी को पेपर को ख़त्म करता हूँ। तो आज हम लोग टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान जैसा कि जानते हैं कि जनरल स्टडी पेपर का एक बहुत ही एक बड़े दायरे को समेटता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसका एक अपना रोल रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम हिस्ट्री पर भी चर्चा करेंगे। हिस्ट्री चूँकि मेरा आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रह चुका है और ज्योग्राफी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज चूँकि ये फर्स्ट क्लास है, मैं फर्स्ट क्लास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अनअकैडमी पर, तो फर्स्ट क्लास है और उसमें भी आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। और चूँकि इंट्रो क्लास है तो बहुत ज़्यादा इसमें बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको लगातार जो एक सीरीज़ के साथ लेकर चलूँगा, एक सीक्वेंस के साथ लेकर चलूँगा और आप अगर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे कुछ बेसिक पॉइंट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर लिख दिया है और इसी के ऊपर हम आज चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर संविधान के ऊपर चर्चा किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, संविधान, इसमें एक वर्ड लगा हुआ है, अगर स को हटा दीजिए तो विधान, और विधान में भी लास्ट वर्ड है न, जिससे होता है नियम। ऐसी विधि, ऐसा नियम है ना, जिसको लिखा गया हो और उस विधि के साथ अगर जो सिस्टम बनता है, जिसे जोड़कर एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसके अनुसार कोई संस्था चलती है, उसको संविधान कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, पहला जो मेरा टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फिर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के क्या होता है, कुछ फंडामेंटल वर्ड देखेंगे। फंडामेंटल वर्ड देखने के बाद कुछ उसका ओवरव्यू देखेंगे और ओवरव्यू देखने के बाद हम इस पर एक एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि एक संविधान शब्द है, इसका एक लॉजिकल अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो इसका मीनिंग क्या है, तो संविधान यानी कि विधि के साथ किसी ऐसे देश की व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था जो एक लिखित रूप में हो, एक थ्योरेटिकल रूप में हो, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हो और जिसका कार्य क्षेत्र, जिसकी शक्तियाँ, जिसके प्रारूप, जिसके फंक्शनिंग, सारा चीज़ कहीं न कहीं एक थ्योरी के रूप में, एक विधि के रूप में सूत्रबद्ध किया गया हो, लिखा गया हो, जिसके साथ कोई व्यवस्था चल सके। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जो इसका एक निश्चित स्वरूप लिखते हैं,
उसको एक लीगल रूप से उसको जिसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसी को हम एक व्यवहारिक रूप में संविधान कहते हैं। अर्थात अगर इसको एक देश के रूप में, परिभाषा के रूप में, अगर एक पूरे सरकार के रूप में, एक देश के रूप में अगर संविधान के बारे में बात किया जाए, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अर्थात किसी देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन समस्त संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों का, उनके शक्तियों का, उनके उत्तरदायित्व का जो लिखित प्रारूप है, जिसके द्वारा वो संस्थाएं चलती हैं, उसी प्रारूप को हम संविधान कहते हैं। अर्थात हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट से लेकर एक ग्राम पंचायत तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कचहरी न्यायालय तक, एक मुखिया से लेकर राज्यसभा के सांसद तक और एक राष्ट्रपति से लेकर एक जिला परिषद तक, हमारे यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका कोई न कोई एक लीगल इंटरप्रिटेशन है, एक निश्चित स्वरूप है, उनका एक निश्चित दायरा है, उनकी एक निश्चित व्यवस्था है, और इसे ही जिस किताब में दर्शाया गया, इसे ही जिसका इंटरप्रिटेशन किया गया, जिसे सैद्धांतिक रूप में जिसका निर्माण किया गया, उसी निर्माण किए गए दस्तावेज को, उसी डॉक्यूमेंट्स को संविधान कहते हैं। अर्थात किसी भी देश की व्यवस्था जिस रूल रेगुलेशन, जिस नियम से चलती है, उसी नियम को अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो संविधान कहा जाता है। संविधान अगर देखा जाए तो ये आधुनिक शब्द है, एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट है, मॉडर्न आइडियोलॉजी का एक पार्ट है, मॉडर्न गवर्नेंस का एक पार्ट है। ये आधुनिक विश्व का एक बहुत बड़ी अनुपम धरोहर है, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के क्रांतियों के द्वारा हुआ, जिसका निर्माण ब्रिटिश रेवोल्यूशन के द्वारा हुआ, जिसका विकास ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से निकल कर आया, और जिसे व्यवस्थित और संस्थागत रूप देने के काम अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रांस की क्रांति ने किया। तो संविधान निश्चित रूप से आधुनिक व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी संविधान नहीं था। हमारे प्राचीन इतिहास में भी संविधान थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी राजा के कार्यों और राजा के उत्तरदायित्व को बताता है। हर समय कोई न कोई प्रोटोकॉल होता था, कोई न कोई रूल रेगुलेशन होता था, लेकिन उस समय भी कुछ निश्चित एथिकल दायरे, पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ न कुछ चीज़ें बंदी होती थी। लेकिन आज फर्क इतना है कि उस समय राजतंत्र था और आज लोकतंत्र है। उस समय का जो संविधान राजा के मुख से जो निकली हुई जो वाणी थी, वो संविधान था, बल्कि आज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो बनाया जाता है, जनता के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, आज उसी को हम संविधान के रूप में आधुनिक विश्व व्यवस्था में देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संविधान की बात करते हैं। अगर संविधान की जो टॉपिक है, तो भारत की व्यवस्था में अगर संविधान को देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा जाए, तो निश्चित रूप से संविधान किसी भी देश में जितनी संस्थाएं होती हैं, उन्हीं का एक लिखित स्वरूप, लिखित दस्तावेज होता है। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं, तो संविधान को समझने के लिए संवैधानिक जितने भी संस्थाएं हैं, भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ऐसे तो हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स, अर्थात हमारे भारत के संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद। ध्यान रखिएगा, अभी भी हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद ही है, 395 आर्टिकल्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि 444 या 425 इस तरह की या 25 भाग की बात करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक्स है, उसमें जो लास्ट आर्टिकल्स है वो 395 ही है, 396 नामक कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। आप किसी भी नेट पर आप डाल के देख सकते हैं कि आर्टिकल्स नंबर 396, आर्टिकल नंबर 397, तो कोई भी नेट पर या किसी भी स्रोत में आपको 395 के आगे का कोई भी आर्टिकल्स नहीं मिलेगा, जिससे आप कह सकते हैं कि 396 में क्या चर्चा है, 397 में क्या चर्चा है, वो आपको नहीं मिलेगा। अर्थात हमारे संविधान में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स। 22 parts, 395 articles and 12
शेड्यूल्स हमारे संविधान में है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। क्योंकि इतना विशाल संविधान लिखा गया है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। अनुसूची को शेड्यूल्स बोलते हैं, 12 शेड्यूल्स है। मूल संविधान में 8 ही था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूची है। तो संविधान हमारे देश की संस्थाओं के बारे में लिखा गया है, और चूंकि इसमें 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची, इतना विशाल संविधान, विश्व का सबसे बड़ा ये संविधान है। इसका क्या कारण था कि ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया? क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो भारत का जो निर्माण है, जिसकी ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से लेकर आसाम कामाख्या तक इसका विस्तार है, बहुत बड़ा एक इसकी भौगोलिक सीमा है। और इस भौगोलिक सीमा के अंदर भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, डिफरेंट प्रकार की डाइवर्सिटी है। हमारे क्या कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारे क्या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमारे क्या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। मतलब हमारे क्या अगर विविधता को देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में विविधता पाई जाती है। तो इतने लोगों को, और उसके बाद हमारे स्वतंत्रता संघर्ष जो 1885 से 1947 तक जो हमारे पास स्वतंत्रता संघर्ष का दौर चला, उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में हमारे देश के विभिन्न भागों के विभिन्न वर्गों ने उस स्वतंत्रता संघर्ष में काफ़ी अपनी भूमिका निभाई थी। और चूंकि अंग्रेजों का हमारे का शासन था, इसलिए उस शासन के दौरान भी हम बहुत अच्छी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जान चुके थे। हमारे का सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हो चुका था, पटना का हाई कोर्ट बहुत पहले स्थापित हो चुका था, सभी राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन चुके थे, हमारे का विधानसभाएं बन चुकी थी। 1937 में समझिए कि डिफरेंट प्रोविंस में, जैसे बिहार में 1937 में श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे, अर्थात विधानसभा भी था, मुख्यमंत्री भी था, हाई कोर्ट भी थे, सुप्रीम कोर्ट भी थे। हमारे बहुत सारे कानून जो है, पुलिस की कानून है, वो सब आज़ादी के पहले के हैं। अर्थात हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक संस्थाएं के बारे में बेहतर ढंग से हम जान चुके थे। और स्वतंत्रता आंदोलन में भारत का एक राजनीतिक एकीकरण हो चुका था, और उसी राजनीतिक एकीकरण को सांस्कृतिक एकीकरण में समाहित करने के लिए, उसी सांस्कृतिक राजनीतिक विविधता को संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन का पार्ट बनाने के लिए हमने अपने देश के समस्त वर्गों, समस्त भौगोलिक क्षेत्रों, समस्त सांस्कृतिक विविधताओं, हर तरह की विविधताओं को समाहित करने के लिए, हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब संविधान लिखने का प्रयास किया, तो इसलिए हमारा संविधान कश्मीर से कन्याकुमारी तक के वातावरण को समेटता है, अहमदाबाद से लेकर आसाम तक की विशेषताओं को समेटता है। निश्चित रूप से इतनी विविधताओं वाले देश में जब अगर कोई संविधान लिखा जाएगा तो संविधान कोई छोटा नहीं हो सकता। ब्रिटेन हमारा देश नहीं है, मॉरिशस हमारा देश नहीं है, हमारा कोई छोटा सा आइलैंड नहीं है, बल्कि हमारा देश कनाडा की तरह है, ऑस्ट्रेलिया की तरह है। इसलिए हमारे संविधान को लिखने की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना जो लगा, 18 दिन, उसका भी यही कारण था कि इतना लंबा संविधान में हम अपने देश को एक बहुत अच्छे तरह से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में लाना चाहते थे। और यही कारण था कि हमारा संविधान भी लिखा गया भी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। और जब लिखने के बाद जब हमारे संविधान जब तैयार हुआ तो एक तरह से उसमें 22 पार्ट्स अर्थात 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कुल मिलाकर 12 अनुसूचियों के द्वारा यह संविधान की पुस्तक निर्मित हुई। यह तो हुआ कि हमारा संविधान इतना विस्तृत क्यों था। अगर एक लाइन में देखा जाए तो संविधान को इतना विस्तृत होने का कारण यही था कि हम अपने देश में एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष ढांचा और अपने देश के अंतिम वर्ग के अंतिम नागरिकों तक के हक और अधिकार को अपने संविधान में शामिल करना चाहते थे। इसी का कारण था कि हमारे देश का संविधान इतना विस्तृत, लंबा, व्याख्या करने लायक है। अगर दूसरा पार्ट पर आते हैं कि हम अपने देश के संविधान में पढ़ते क्या लिखा गया, तो एक तो आंसर ये मिल सकता है कि हमारे देश के संविधान में 22 पार्ट्स हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाग हैं, 22 चैप्टर हैं और 395 अनुच्छेद
और 12 अनुसूची हैं, तो हमारे इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सबसे पहले कि इसका विस्तृत होने का कारण था कि हमने प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को, संवैधानिक विशेषताओं को, राज्यों के अधिकारों को, केंद्र के अधिकारों को, आपातकालीन व्यवस्थाओं को, संसदीय विशेषताओं को, पंचायती राज को, वित्तीय स्थिति को, न्यायपालिका को, हाईकोर्ट को, इस तरह से आपको लोकतंत्र के तीनों पायदानों पर और लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं उन सब को कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ हम लिख रहे थे। तो इसलिए हमारा संविधान का जो 22 पाठ हुआ, जो 22 पाठ हुआ, इतने बड़े चैप्टर में हमारा संविधान निर्मित हुआ। लेकिन अगर संवैधानिक संस्था के रूप में चर्चा की जाए तो विश्व के किसी भी देश के संविधान में, चाहे आपको किसी देश को उठा लीजिए, तो विश्व के किसी देश के संविधान में मुख्य रूप से पूरी समस्त संवैधानिक विशेषताओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, संरचनाओं को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया। अर्थात अगर हम आपसे पूछें कि भारत में कितनी प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो आप ऐसे बहुत गिना सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लेकिन आपसे पूछें कि एक वैज्ञानिक रूप से जब संविधान को रचना हुई तो कितने प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं की बात की गई, अर्थात जितने भी भारत की संस्थाएं हैं या विश्व की संस्थाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि आधुनिक लोकतंत्र में, जो जनता के द्वारा निर्मित लोकतंत्र है, आज वर्तमान में विश्व के किसी भी देश के संविधान अगर पढ़िए जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, उनमें मुख्य रूप से संविधान के अंदर 3 तरह की प्रकृति पाई जाती है। मुख्य रूप से संविधान के अंदर 3 प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया और उन्हीं 3 प्रकार की संस्थाओं के अंतर्गत हमारे देश की वर्तमान समस्त व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिससे कि देश के संवैधानिक ढांचे का निर्माण हुआ और जिससे हमारा देश चल रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ तक आप लोग संविधान की विशेषताओं को समझते होंगे, और वो संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो मुख्य रूप से 3 हैं। अगर किसी भी देश में पूछा जाए कि कितनी प्रकार के संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो मुख्य रूप से 3 संस्थाएं हमारे पास हैं। पहला अगर संवैधानिक संस्था की बात करें तो है कार्यपालिका। पहली संवैधानिक संस्था कौन है? कार्यपालिका। दूसरी संवैधानिक संस्था है हमारे पास विधायिका, और तीसरी संवैधानिक संस्था है हमारे पास न्यायपालिका। तो अगर विश्व की किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर चर्चा करें तो मुख्य रूप से जितने भी संवैधानिक प्रोविजन है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कितने संस्थाओं बांट सकते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगर किसी देश के संस्थाओं में कितने भाग में बांट सकते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। तो इस तरह से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसे 3 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। पहला जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, पहली जो संस्थाएं हैं वो है कार्यपालिका, दूसरी हमारी जो संस्था है वो विधायिका और तीसरी संस्था है न्यायपालिका। मुख्य रूप से इससे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और अगर ऐसे देखा जाए, अगर हम गिनाने लगे तो सैकड़ों संवैधानिक संस्थाएं, एक संवैधानिक संस्था है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की 3 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पूरे विश्व में ये 3 प्रकार के संस्थाओं का निर्माण हुआ। एक छोटा सा इसका मीनिंग देखते हैं। कार्यपालिका, जिसका मीनिंग एग्जीक्यूटिव, विधायिका जिसे हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, और न्यायपालिका जिसे हम इंग्लिश में जुडिशरी बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाएं हैं। इन तीनों संस्थाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और उसके बाद हम संविधान के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक, संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 22 तक की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं चैप्टर हैं उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो संवैधानिक संस्थाओं का जो निर्माण हुआ उसे हम 3 भाग में देखेंगे। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। और कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव,
मतलब ऐसी संस्था जो एग्जीक्यूट काम करवाने का काम करे, जो एग्जीक्यूशन का काम करे, अर्थात कार्यपालिका। अगर इसका एक साधारण अर्थों में मीनिंग हम समझे तो ऐसी देश के अंदर ऐसी समस्त संस्थाएं, समस्त इंस्टीट्यूशन जो कार्य का पालन करवाती हैं। अगर एक साधारण लैंग्वेज में देखा जाए तो ऐसी समस्त संस्थाएं जो कार्य का पालन करवाएं। अब कार्य का पालन क्या कोई मकान तो बनवाएंगे नहीं। जब संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के साथ की विधान की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश के अंदर उन समस्त संस्थाओं को कार्यपालिका कहा जाएगा जो रूल और रेगुलेशन को इन्फोर्स करवाए। मतलब जो हमारे क्या विधि बनती है, जो विधि बनती है उस विधि को ग्राउंड लेवल पर, उस विधि का क्रियान्वयन, उस विधि को लागू करवाना, उस विधि को इन्फोर्स करवाना, उस विधि के अनुसार देश की व्यवस्था चलाना। तो जो संस्थाएं हमारे क्या विधि लागू करवाती हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला कि कार्य, जो संस्थाएं हमारे क्या कार्य, अथवा कार्य मतलब रूल और रेगुलेशन, जो संस्थाएं हमारे क्या विधि को लागू करवाती हैं, इम्पोज करवाती हैं, विधि के अनुसार शासन को करवाने का जो काम करती हैं, उस संस्था को बोलते हैं कार्यपालिका। हम लोग इस पर कार्यपालिका पर डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि हम जानते हैं कि कार्यपालिका का जो हेड होते हैं भारत को प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे देश के कार्यपालिका के हेड हैं प्रेसिडेंट। फिर हम इसमें देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना। फिर इसमें देख सकते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर स्टेट लेवल पर हम देख सकते हैं कार्यपालिका के मेंबर राज्यपाल, सीएम, स्टेट मिनिस्टर, इस तरह के। मतलब उसके बाद जितने भी शासन की संस्थाएं हैं, आपका पुलिस प्रशासन हो गया, आपका एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, जितने भी हमारे के यहाँ जो लोग हैं, जितने भी सरकार के जो अंग हैं, जो काम जुडिशरी को छोड़कर, विधायिका को छोड़कर, जो भी संस्थाएं, राष्ट्रपति से उठाइए, हमारे घर पूछा जाए कि पुलिस किसका अंग है, कार्यपालिका की, विधायिका के कि न्यायपालिका। अगर हम आपसे पूछें कि पुलिस किसका अंग है, पुलिस किसका अंग है, कार्यपालिका का अंग है कि विधायिका का है कि न्यायपालिका। तो पुलिस का काम विधि बनाना नहीं है, पुलिस का काम जस्टिस करना नहीं है। तो पुलिस का काम क्या है कि वो देश के अंदर जो भी रूल और रेगुलेशन, जो भी नियम और कानून जो बन रहा है, उसको देश के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ उसको लागू करवाए, उसके अनुसार व्यवस्था चलाए। इसलिए जो हमारे यहाँ जो रूल और रेगुलेशन जो लागू होता है, अगर पूरे देश के लेवल की बात करें तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होता है। वह रूल और रेगुलेशन हमारे यहाँ पूरे अगर देश के बारे में बात करें तो वो रूल और रेगुलेशन जब लागू होता है तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से लागू होता है। चूंकि स्टार्ट यहाँ से होता है, तो इसलिए अगर पूरे देश की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, पूरे हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है, तो उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। उसी प्रकार से किसी राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो चूंकि राज्य का नियम और कानून राज्य के विषय के ऊपर राज्यपाल के द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है, इसीलिए किसी भी राज्य के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। और इस तरह से एक कार्यपालिका का छोटा सा परिचय, हम इसको डिटेल में एक क्लास डिटेल इसी पर लेंगे कि कार्यपालिका क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कुछ इसके साथ टेक्निकल वर्ड रहेंगे और किस प्रकार इस संस्थाओं का निर्माण हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विधायिका, अगर इसको छोटा सा एग्जाम्पल हम देखें तो विधायिका मतलब कि देश के अंदर ऐसी जितनी संस्थाएं हैं जो विधि का निर्माण करती हैं, विधि का निर्माण करती, अर्थात लॉ मेकिंग जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जिस संस्था में कानून बनता हो, जिस संस्था में कानून बनता हो, जिस संस्था में कानून का निर्माण किया जाता हो, जहां पर विधि का निर्माण किया जाता हो, उसे हम बोलते हैं विधायिका। जहां पर विधि का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विधायिका। तो जिस देश के जिस संस्था में विधि का निर्माण किया जाता हो उसे क्या बोलते हैं, विधायिका। देश के अंदर ऐसी कोई भी संस्था जिसके अंदर विधि का निर्माण किया जाता है, जिसे कार्यपालिका को बोला गया कि जहां से रूल एंड रेगुलेशन लागू हुआ, तो जिस संस्था में विधि का निर्माण किया जाए, संसद में क्या होता है, विधि बनता है। तो संसद क्या है, विधायिका। विधानसभा में क्या होता है, विधि बनता है। तो विधानसभा क्या है, विधायिका। तो संसद विधायिका है, राज्य के अंदर विधानसभा विधायिका है। तो जिस संस्था में, इसको हम डिटेल चर्चा करेंगे, जिस संस्था में विधि का निर्माण होता है उसे विधायिका कहते हैं। और जिस संस्था में
है ना, जिस संस्था के द्वारा कोई काम रूल और रेगुलेशन से हो रहा है कि नहीं, कोई काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं, कोई काम अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है कि नहीं, इस पर जो संस्थाएं फैसला देती हैं, इस पर जो संस्थाएं जजमेंट करती हैं, उन संस्थाओं को बोलते हैं न्यायपालिका। इस तरह से हमारे संविधान के अंदर मुख्य रूप से 3 संवैधानिक संस्था है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनका किस प्रकार निर्माण हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आई, इस पर भी चर्चा करेंगे। और कार्यपालिका कितने तरह का होता है, विधायिका कितने तरह का है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो संविधान के अंदर मुख्य रूप से 3 संवैधानिक संस्थाएं बड़े स्तर पर हैं, अर्थात जितने समस्त संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी 3 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। There are 3 constitutional feature of our constitution. That first is executive, second is legislature and third is judiciary. तो इस प्रकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, हम इसे अभी इसके बाद आगे देखेंगे कि कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, ये कैसे अस्तित्व में आई, क्या एक बैग भारत के संविधान में आई या इसके पीछे इनके निर्माण की कोई हिस्ट्री है, वो कहाँ से शुरू होती हैं, किस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका का किस प्रकार निर्माण होता है। जैसे न्यायपालिका तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से ही था। तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि हमारे संविधान के अंदर मुख्य रूप से कितनी संस्था है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारे संविधान के अंदर कितनी 3 तरह की संस्थाएं, कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब इसका इंग्लिश में अगर देखिए, आपको इंग्लिश में भी टर्म याद रखना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन को लेकर काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो मैं ये आपके साथ रहूँगा, ये हमेशा इंश्योर करूँगा कि आपको हिंदी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी टर्मोलॉजी है उस सभी समस्त टर्मोलॉजी को हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे, ताकि आपको कम से कम टर्मोलॉजी के लेवल पर आपको कोई परेशानी न हो। और जब भी क्वेश्चन बैंक बनाइए और जब भी हिंदी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को वहाँ से फॉलो करिएगा। तो कितने प्रकार की संस्था है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। फिर हम आपसे पूछें कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 पार्ट्स। हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में 22 पार्ट्स क्यों हैं, और उसके बाद 395 हमारे यहाँ आर्टिकल्स हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि 395 आर्टिकल्स क्यों हैं। और फिर हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे कि 12 अनुसूची हमारे संविधान में क्यों हैं। तो हम लोग इसके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हमारा क्लास आपको संभवतः 4 बजे, संभवतः आपको 4 PM में रोज़ आपको हमारा क्लास मिलेगा। उस पर हम लोग इस पर आके क्लास करेंगे, ठीक है, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। आप अनअकैडमी BPSC विंग पर मुझे देख सकते हैं, वो क्लास अब जरूर देखिए, आपका एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक्स।